वेलकम बैक टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन ऑफ कोडेंटाइजर। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के मार्केट प्लेस। फेसबुक का मार्केट प्लेस एक ऐसा एप्लीकेशन है फेसबुक का, बहुत सारी चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं। कोई गारमेंट्स बेच रहा है, कोई अप्लायंसेस बेच रहा है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। पूरी दुनिया में मार्केट प्लेस फेसबुक की अवेलेबल है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या बेचा गया फेसबुक मार्केट प्लेस पे जिसकी वजह से फेसबुक प्रॉब्लम में आ गया और उसने उस पर पाबंदी लगाई। इसके बाद हम बात करेंगे फूड टेक्नोलॉजी में होने वाले एक ऐसे एडवांसमेंट की कि जिसने एक ऐसा नॉन वेजिटेरियन फूड डेवलप किया जिसे हम कल्चर्ड मीट कहते हैं या लैब ग्रोन मीट कहते हैं या आर्टिफिशियल मीट कहते हैं। और एक्चुअल अपने नेचर में वो मीट ही होता है, लेकिन उसे किसी जानवर को मारे बगैर लैब में बनाया जा सकता है। और हम देखेंगे कि उसके बारे में क्या कंट्रोवर्सीज हैं और एक्चुअल में ये होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि इंडिया पावर क्राइसिस के दहाने पर खड़ा हुआ है और टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी वजह क्या है। क्या आपने प्राइवेटली ओन्ड जंगल का नाम सुना है? प्राइवेट जंगल या प्राइवेट फॉरेस्ट। इस न्यूज़ के लिए सर्वे करने से पहले मैं भी नहीं जानता था कि जंगल या फॉरेस्ट जो हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। विकीपीडिया पे प्राइवेट फॉरेस्ट नाम से जो पेज बना हुआ है उस पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दुनिया भर में जितना जंगल है उसका 22%, 22% जो जंगल हैं वो प्राइवेट हैं, जो फॉरेस्ट हैं वो प्राइवेटली ओन्ड फॉरेस्ट हैं। तो दुनिया में तो ये देखा ही जाता है, लेकिन क्या इंडिया में भी प्राइवेट फॉरेस्ट हैं? जी हाँ, इंडिया में भी प्राइवेट फॉरेस्ट हैं। और ये प्राइवेट फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए जायज़ रखा गया कि ये एक तरीका था नेचर को कंजर्व करने का। अभी तक आपने सुना होगा कि डिफॉरेस्टेशन किया गया, जंगल काट कर खेत बना दिए गए या बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने लैंड खरीदी है, उस लैंड में प्लांटेशन किया है, उसमें जब वो ग्रो कर गए हैं तो वो एक जंगल बन गया। और उस जंगल बनने के बाद बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स वहाँ रहने शुरू कर दिए हैं और उसको फिर जंगल बनाने के लिए छोड़ दिया गया। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में ये काम किया है। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, आप उसे रीड कर सकते हैं, इन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं प्राइवेटली ओन्ड जंगल या फॉरेस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में यही एक चीज़ थी जो फेसबुक पर बेची जा रही थी, जिसको पकड़ने की कोशिश की गई है। एक्चुअल में BBC ने एक सेलिंग दी अमेजोन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें रिवील किया गया था कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बड़े बड़े टुकड़े फेसबुक पर बेचे जा रहे हैं। और कितने बड़े पार्ट्स, उस पर लिखा है कि 1000 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर के जंगल बेचने की लिस्टिंग ऐड की फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में फेसबुक पर अवेलेबल थी लिस्टिंग में। और आप जानते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड का एरिया कितना होता है? तकरीबन 7000 गज। 7000 गज का एक फुटबॉल ग्राउंड होता है, तो 1000 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर के जंगल बेचने की लिस्टिंग अवेलेबल थी फेसबुक पे। जब BBC ने ये डॉक्यूमेंट्री की तो उसे ही प्रूव भी करना था कि ये रियल, जो ये लिस्टिंग्स हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये रियल हैं। तो उसने ऐसे लोगों से 4 सेलर्स से बात भी की और उसमें से एक सेलर ने तो बाकायदा उसकी कॉस्टिंग, प्राइस और लोकेशन सब चीज़ें रिवील की। तो आप देखें, इंटरेस्टिंगली फेसबुक ने उसके लिए क्या जवाब दिया। फेसबुक ने कहा कि हम इंडिपेंडेंटली उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस कंट्री के अंदर भी ऐसा हो रहा है वहाँ की अथॉरिटीज़ की हम बात मानेंगे और उनका साथ देंगे। दूसरी बात फेसबुक ने ये कही कि अब तक की जो लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं उनको निकालना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि आइंदा से कोई नया एडवर्टाइजमेंट वहाँ लिस्ट होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और ब्लॉक भी करेंगे। लेकिन ये काम हम कैसे करेंगे, हम इसका मैकेनिज्म भी रिवील नहीं कर सकते। तीसरी बात फेसबुक ने ये कही कि ये जो हम एक्शन लेंगे वो एक्चुअल में सिर्फ कंजर्व्ड एरियाज़ के लिए लेंगे, और वो कंजर्व्ड एरियाज़ भी वो जो अमेजोन में है। अमेजोन एक्चुअली एक बहुत बड़ा जंगल है जो 7 कंट्रीज़ पर फैला हुआ है। और कहा जाता है कि वो 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखता है, यानी 75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ा एरिया है और 7 कंट्रीज़ में है। ये प्रेशर फेसबुक पे उस वक्त आया है कि जब वो पहले से ही बहुत प्रेशर में चल रहा है और इंटरनेशनली 8 केसेस पर फेसबुक पर हियरिंग चल रही है।
फेसबुक की एक फॉर्मर एम्प्लॉय थी फ्रांसिस हाउगन। उन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से और द वॉल स्ट्रीट जर्नल से। जिन केसेस में पहले से ही फेसबुक पर इल्ज़ामात हैं और हियरिंग चल रही हैं, उसमें क्या है, पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन के फेसबुक पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन को वायरल होने देता है और उसको रोकने के लिए वो मैकेनिज्म नहीं बनाता। इसी तरह हेट स्पीच को वायरल होने में फेसबुक रोकने में नाकाम है। टीनेज मेंटल हेल्थ यानी 10 से 12 साल के 13 साल के बच्चों की साइकोलॉजी पर, उनके माइंडसेट पर फेसबुक और फेसबुक की तरह के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स का जो बुरा असर हो रहा है, उसके लिए फेसबुक कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ एथनिक वायलेंस का भी इल्ज़ाम है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ कहीं एथनिक वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस को होने में और फैलने में फेसबुक प्लेटफॉर्म का बड़ा हाथ रहा इनवॉलेंट्रीली। यानी इल्ज़ाम यह है कि फेसबुक को उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए था जो वो करने में नाकाम रहा। इसके अलावा ये इल्ज़ाम भी है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करता है फेसबुक अपने सर्टेन यूज़र्स, यानी फेसबुक की नज़र में उसके सारे यूज़र्स बराबर नहीं है। जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ और जो आम यूज़र है उनके साथ फेसबुक भेदभाव करता है। ये बात सामने आई थी। इसके अलावा उसमें यह इल्ज़ाम भी शामिल है कि इंडिया में जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं उनको वायरल होने से रोकने में भी फेसबुक जो है वो नाकाम रहा, और उसकी फेसबुक की ऐसी पॉलिसीज़ रहीं कि जिसकी वजह से यहाँ इस तरह के नैरेटिव्स बहुत आसानी से फैले। ये इल्ज़ाम भी फेसबुक पे लगा हुआ है जिसमें हियरिंग चल रही है। कल्चर्ड मीट की बात करें तो एक साइंटिस्ट है मार्क पोस्ट, उन्होंने 2013 में एक लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर कल्चर्ड मीट से एक बर्गर बना के दिखाया था। फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने कल्चर्ड मीट तब आया था। उसके 2 साल बाद 4 कंपनीज मैदान में आई और उन्होंने वो कल्चर्ड मीट प्रोड्यूस करना शुरू किया। जब से लेके अब तक मोर देन 60 कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं जो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और करोड़ों डॉलर्स उसमें इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। और अगर देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज और यूनिवर्सिटी लैब्स इस रिसर्च में शामिल हो चुकी हैं इस कल्चर्ड मीट और आर्टिफिशियल मीट के डेवलप करने में। और सिंगापुर वो सबसे पहली कंट्री है जिसने इस तरह के किसी प्रोडक्ट को अप्रूव किया। एक्चुअल में कल्चर्ड मीट होता क्या है? जब भी आप कल्चर्ड मीट के बारे में सोचेंगे तो आपको ये जहन में ये सवाल आना लाजिम है कि मीट चलिए लेबोरेटरी में डेवलप हुआ, ग्रो हुआ, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वो कौन सा इनिशियल मटेरियल था, वो क्या सब्सटेंस था जिसको मीट में कन्वर्ट किया गया, या वो मीट ही था जिसको और ज़्यादा ग्रो किया गया? ये सवाल माइंड में आना लाजिम है। तो जिस इनिशियल सब्सटेंस से वो मीट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं उसे हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर अपने आप को ग्रो करने और डिफ्रेंशिएट करने की सलाहियत होती है। डिफ्रेंशिएट करने की सलाहियत का मतलब है कि वो कुछ हार्मोन्स और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को पाने के बाद वो किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स का कलेक्शन होता है। हमारी जो पूरी बॉडी है या किसी भी एनिमल की जो पूरी बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है, और सेल्स से जो ऑर्गन के पार्ट्स बनते हैं उन्हें टिश्यूज़ कहा जाता है। तो जो मीट कोई भी हम कंज्यूम करते हैं वो टिश्यूज़, एक्चुअल में टिश्यूज़ होते हैं जो कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो स्टेम सेल लिए कहाँ से गए? तो उसके 2 तरीके हैं, बल्कि इसके तरीके और भी हैं। मैं सिर्फ 2 तरीकों की बात करूँगा। पहला मेथड क्या है कि या तो वो किसी लिविंग एनिमल से उसको मारे बगैर उसके किसी स्केलेटल मसल को ले लिया गया, बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटा टिश्यू, जिससे उसको कोई नुकसान ना पहुंचे एनिमल को, और उस छोटे से टिश्यू को फिर लैब के अंदर टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स के थ्रू ग्रो कर लिया गया। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के जो क्रिटिसिज्म है उसकी तस्कीन अगर करनी हो तो फिर क्या किया जाता है कि एक स्लॉटर्ड एनिमल लिया, एक ऐसा एनिमल जो रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू स्लॉटर किया गया, जिसे ज़िबा किया गया, और उस एनिमल से वो टिश्यू ले लिया गया और फिर ग्रो किया गया। तो स्टेम सेल इस तरह से आ सकते हैं, या कभी कभी एम्ब्रियोज से भी लिए जाते हैं, जो और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। उसको लेने के बाद फिर किया क्या जाता है कि एक लैब के अंदर
एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के कल्चर के अंदर उसे ग्रो किया जाता है। उस मीडियम में न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब मीट ग्रो किया जाएगा तो वो ग्रो होना चाहिए। ग्रो करने के लिए उसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो चूंकि हर मसल जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है, तो प्रोटीन चाहिए होता है उसमें डालने के लिए, और ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो उसको ग्रो कर सकें। तो अभी तक तो ग्रोथ फैक्टर्स एनिमल्स से कहीं ना कहीं लिए जाते थे, लेकिन अब कुछ प्लांट्स ऐसे सामने आए हैं, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एक बार्ले प्लांट है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है बार्ले की। उसके सीड्स के अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं और वहाँ यूज़ किए जाते हैं। कि आज तक हम प्लांट की सीड्स से प्लांट ग्रो करते आए थे, लेकिन अब हम प्लांट के सीड्स को हम मीट ग्रो करने में यूज़ कर रहे हैं। It is in the food chain, but it's not food for us, and it's not food for animals. No, this is something much, much weirder than that. तो ये सब कुछ हो तो रहा है, और आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज इसमें कूद चुकी हैं। हम इस इंफॉर्मेशन को क्यों न्यूज़ बुलेटिन में ले रहे हैं कि हम दुनिया में रहते हुए दुनिया में होने वाले साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से अवेयर रह सकें, क्योंकि कंज्यूमर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अवेयर नहीं होंगे तो जो बड़े कॉरपोरेट्स और कंपनीज़ हैं वो हमें गुमराह भी कर सकते हैं। तो नॉलेज हमें हर फील्ड की और हर प्रोडक्ट की होनी चाहिए, और ये हमारा राइट है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें किस चीज़ को कंज्यूम करना है और किस चीज़ को नहीं करना है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हमें प्रॉपर नॉलेज हो। इसलिए हमने इस कल्चर्ड मीट के टॉपिक को इसमें लिया। अब बात कर लेते हैं उस पावर क्राइसिस की जिसका खतरा हमारे देश पे मंडरा रहा है। आप सब जानते हैं कि पावर क्राइसिस का खतरा क्यों है। वो एक्चुअल में कोल पे डिपेंड करता है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज भी ऐसी हैं कि जिनका पावर जनरेशन का वो पार्ट जो कोयले पे डिपेंड करता है उस पे असर हुआ है और उसमें कमी आई है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा 70% जो पावर जनरेशन है वो कोल बेस्ड है, उसके लिए कोयला चाहिए होता है 70% पावर जनरेशन के लिए। और हालांकि देखा जाए तो हम दुनिया में 4th लार्जेस्ट रिजर्व हैं कोयले के, यानी जिन कंट्रीज़ में कोयला सबसे ज़्यादा अवेलेबल है अपना कोयला, उसमें 4थे नंबर पे हम आते हैं, इंडिया आता है। और लेकिन ये भी है कि चूँकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो हम 2nd लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी हैं कोयले के, यानी सबसे ज़्यादा तकरीबन सबसे ज़्यादा कोयला रखने वाले देशों में भी हैं और सबसे ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करने वाले देशों में भी है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा कोयले जलाने की कंजम्पशन क्या है। डॉक्टर औरोदीप नंदी जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि ये हमारे देश के लिए एक बड़ा मुश्किल काम है कि 1.4 बिलियन पीपल की जो पावर कंजम्पशन है, ज़रूरत है, उसको पूरा करना और फिर एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए कोयला जलाने की मिकदार को कम करना, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि खपत बहुत ज़्यादा है और उस खपत की वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन को भी हमें कम करना है कि हमारी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने लोगों की पावर की ज़रूरत भी पूरी करनी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह, उनका कहना यह है कि अगर ये क्राइसिस आता भी है तो वो टच एंड गो नेचर का होगा, यानी बस छुएगा और चला जाएगा। तो हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन एक मिस जोहरा चैटर्जी जो कि फॉर्मर चीफ रह चुकी हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे देश में कोयले की जो खपत होती है उस कोयले उसकी 80% 80% जो सप्लाई है वो कोल इंडिया लिमिटेड ही करता है। तो उसकी फॉर्मर चीफ जोहरा चैटर्जी का कहना है कि पावर क्राइसिस अगर आ जाए और थोड़ा टाइम लगे उससे निकलने में, तो फिर वापस ट्रैक पे आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि हम उस क्राइसिस में जाने से बच जाएं। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो स्टेट रन एंटरप्राइजेज हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, उस पर प्रेशर डाल रही है कि वो और ज़्यादा कोयला जनरेट करे और प्रोडक्शन करे ताकि ज़रूरत पूरी की जा सके। इसके अलावा जो कैप्टिव माइंस हैं, कैप्टिव माइंस वो होती हैं कि जो कोयले की ऐसी खदानें हैं, माइंस हैं कि जिनसे निकलने वाला कोयले को बेचा नहीं जा सकता। जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी के ज़रिए निकाला जाता है उसकी अपनी ज़रूरत इंटरनल पूरी करती है।
तो उसे बेचना अलाउ नहीं होता, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है उसको भी खरीदने के लिए कोशिश कर रही है ताकि उस क्राइसिस में हम ना जाएं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये सारे जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं, उससे हम बच सकते हैं क्राइसिस से, लेकिन ये सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी है कि हम लॉन्ग टर्म मेजर्स पे ध्यान दें और ये कोशिश करें कि आगे की ज़रूरत भी हमें पूरी की जाए, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल कोल बेस्ड तरीके से निकल के एडवांस क्लीन प्रोसीजर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है ताकि हम ट्रांसफॉर्म कर पाएँ अपनी इंडस्ट्री। उसके बाद सबसे आखिर में फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना भी हो सके वो लोड कम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे ही लिए सब कुछ है। अगर क्राइसिस आता है तो हम ही लोगों को परेशानी होगी, तो हम अपनी पावर कंजम्पशन जो है उसको जितना मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा सके वो ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको बुलेटिन की नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके।